एक एल्डर अचानक अपनी सीट से शौक में खड़ा हो गया। उसकी नज़र एस्टर की पीठ पर बनी निशान पर टिक गई और उसने हैरानी से पूछा, क्या वो वाकई 7 विंग एम्बलम है? एल्डर्स भी तुरंत आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ लोगों को यकीन ही नहीं हुआ और उन्होंने शक जताया कि शायद ये निशान नकली हो। दूसरे कहने लगे कि 400 सालों में किसी इंसान के जिस्म पर ऐसी निशान कभी नहीं देखी गई। लेकिन कुछ एल्डर्स ने चुपके से मान लिया कि विंग एम्बलम बिल्कुल असली लग रहा था। ग्रैंड एल्डर ने आंखें सिकोड़कर एस्टर की तरफ देखा और पूछा कि क्या ये सच में उसे पता है कि उसने अभी क्या दिखाया है। एस्टर ने आराम से सर हिलाकर जवाब दिया कि लोगों को हमेशा विंग्स की तादाद बढ़ाने के साथ ज़्यादा शौक लगता है। तभी पास बैठे एक ब्लू हेयर्ड मैन ज़ोर से हंस पड़ा। अल्टर्स ने फ़ौरन गुस्से भरी नज़रें उस पर डाल दी। वो जल्दी से माफ़ी मांगकर बोला कि वो लोग अपनी बात जारी रखें, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि वो फिर से हंसने वाला है। ग्रैंड एल्डर ने उसे इग्नोर किया और विंग एम्बलम की असल कहानी बतानी शुरू की। बहुत पुराने ज़माने में स्पिरिट्स ने अपनी ताकत इंसानों के साथ शेयर की थी। ये विंग एम्बलम धीरे धीरे ऐसे ऑर्गन्स बन गए जो मैजिकल पावर जनरेट करते थे। नस्लों के गुजरने के साथ इंसानों ने उस ताकत को अपने ब्लड लाइन के ज़रिए और मजबूत बना लिया। लेकिन कोई आम इंसान कभी 7 विंग्स तक नहीं पहुंच सका। सिर्फ एक ही कौम थी जिसके पास ये कुदरती ताकत मौजूद थी, विंग क्लैन, जो असल में स्पिरिट्स के फुर्के थे। ये सुनकर एस्टर ने तुरंत पूछा कि क्या एल्डर ये कहना चाहते हैं कि वो स्पिरिट क्लान क्या हिस्सा है? ग्रैंड एल्डर ने जवाब दिया, अगर 7 विंग्स वाकई असली हैं तो ये मुमकिन है। एस्टर धीरे से एल्डर्स की तरफ मुड़ा और मजबूत लहजे में बोला कि वो विस्काउंट हाउस का बेटा है। अब उसकी पैदाइश के हालात कोई मायने नहीं रखते। असल सवाल ये है कि क्या एल्डर्स में इतनी हिम्मत है कि वो उसे अपना दुश्मन बना लें। उसने उन्हें सीधी हकीकत बयान की। अगर एम हाउस उसे निकाल देता है तो बेशुमार मार्शल नोबल्स उसका खुले दिल से स्वागत करेंगे और एक ऐसा खानदान के लिए जो पहले ही बगावत और सियासी बेचैनी से डरा हुआ है, ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। एस्टर ने कहा कि उसे दूर धकेलने के बजाय एम को उसे अपने पास रखना चाहिए। आखिर 7 विंग्स का निशान क्लान का चेहरा बन सकता है, शायद रोड्रिक से भी ज्यादा। ये सुनते ही पूरा हाल खामोश हो गया। अंदर ही अंदर एस्टर हालात का जायज़ा ले रहा था। ग्रैंड एल्डर खुद मान चुका था कि हाउस एम अंदर से मुत्तहिद नहीं है और एस्टर पहले ही एक ऐसा मुस्तकबिल देख चुका था जहां पूरे मुल्क में ख़तरनाक सिविल वार फूट पड़ती है। अपनी हिफाजत और विस्काउंट हाउस को बचाने के लिए उसे आज ही फैसला करना था कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, चाहे इस कोशिश में उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। अचानक ग्रैंड एल्डर ज़ोर से हंस पड़ा और पूछा कि क्या एस्टर वाकई समझता है कि उसकी इतनी बड़ी कीमत है? आखिर अभी तक कोई सबूत नहीं था कि 7 विंग्स असली भी हैं। एस्टर ने सुकून के साथ जवाब दिया कि अगर वो लोग वाकई ऐसा सोचते हैं तो उसे इस वक्त मार दें। लेकिन जिस लम्हे उन्होंने ऐसा किया उसी लम्हे एम और उसके दरमियान जंग शुरू हो जाएगी। अंदर से एस्टर ने घबराहट में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसे पता था कि उसे भी मार देना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर एम ने 7 विंग्स वाले शख्स के खिलाफ कदम उठाया तो उसके असरात पूरे मुल्क को हिला सकते हैं। अब वो इंतज़ार कर रहा था कि एल्डर्स उसकी चाल में फंसते हैं या नहीं। इस वक्त ब्लू हेयर्ड यंग मैन ने ताली बजाई और अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि ये बहस घूम फिर कर वही आ रही है और बेहतर होगा कि एस्टर को सीधा इम्तिहान लिया जाए। एक एल्डर फौरन गुस्से में चिल्लाया और काउंट मेज कहकर उसे टोक दिया। मेज बस मुस्कुराया और बोला कि कमरे में मौजूद हर शख्स 7 विंग्स की असल ताकत देखना चाहता है। उसने एस्टर की तरफ देखकर कहा कि फैसला बाद में कर लेंगे। दुनिया के सबसे बड़े मार्शल क्लान के पास कुछ ना कुछ आजमाइश तो ज़रूर होगी। जब एस्टर ने काउंट मेज का नाम सुना तो उसकी नज़र हल्की सी तेज़ हो गई। उसने फ़ौरन पहचान लिया कि मेज़ उसका एले है। ग्रैंड एल्डर दोबारा हंस पड़ा और आखिरकार राज़ी हो गया। उसने सबको अपने साथ चलने का हुक्म दिया और कहा कि बदतमीज़ पोते को अदाब सिखाना भी एक बुजुर्ग की जिम्मेदारी होती है। थोड़ी देर बाद सब लोग महल के नीचे गहरी ज़मीन के अंदर एक अंधेरे चैम्बर में पहुंचे। बीच में एक बहुत बड़ा आयरन केज रखा हुआ था। एस्टर ने इधर उधर देखा और कहा, यह ट्रायल ग्राउंड हद से ज़्यादा अंधेरा है। ग्रैंड एल्डर ने बताया कि इस अंधेरे के आगे एक अंडरग्राउंड बंकर है जो पानी के रास्तों से जुड़ा हुआ है। पहले ये इमरजेंसी शेल्टर हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ एक मैजिकल बीस्ट कैद रखा गया है। ट्रायल बहुत सीधा था। एस्टर को उस बीस्ट को हराना था, बस इतना ही। हाइफ्रेड ने धीरे से सांस भरी और शिकायत की कि एस्टर बचपन में बहुत रोता था और हमेशा मुसीबत खड़ी करता था। इतनी वार्निंग्स के बाद भी उसने 7 विंग्स का राज सबके सामने खोल दिया। एस्टर ने केज का दरवाज़ा पकड़कर बेपरवाही से जवाब दिया कि इतनी बड़ी चीज़ ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकती थी। उसके लिए ये सिर्फ सबसे
मुनासिब मौका था। फिर उसने डेमन स्वॉर्ड ग्राम मजबूती से पकड़ ली। हाइफ्रिड ने उसे होशियार रहने की तनबीह की। एस्टर ने अंदर लटक कर जंजीरों को पकड़ा और अंधेरे में नीचे छलांग लगा दी। नीचे उतरते वक्त उसकी नज़र एक पल के लिए काउंट मेज़ पर पड़ी, जो खामोशी से उसे देख रहा था। एस्टर आराम से ज़मीन पर उतर गया। उसने धीरे से कहा कि जगह अंधेरी ज़रूर है, मगर इतनी नहीं कि वो कुछ देख ना सके। लेकिन अगले ही लम्हे उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। पास ही डेरेस का कटा हुआ सर पड़ा था। ऊपर से ग्रैंड एल्डर की ठंडी आवाज़ आई। उसने बताया कि डेरेस को भी अपनी इज्जत वापस हासिल करने का मौका दिया गया था, लेकिन उसके मुताबिक डेरेस आखिर तक सिर्फ रोता और चीखता रहा। ग्रैंड एल्डर ने कहा कि उसका तमाशा देखना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। फिर उसने एस्टर को तनबीह की कि वो उससे भी निराश ना करे। करीब ही वो दरिंदा मैजिकल बीस्ट डेरेस की लाश को नोच नोच कर खा रहा था। एस्टर ने धीरे से डेमन स्वॉर्ड ग्राम निकाल ली। बीस्ट ने फौरन खाना छोड़ दिया और गहरी गराहट के साथ उसकी तरफ मुड़ गया। अरीना के ऊपर खड़े ग्रैंड एल्डर ने सुकून से ऐलान किया, ट्रायल अब शुरू होता है। एस्टर को अब यकीन हो गया कि अफवाहें सच थीं। हाउस एम हायम वाकई अपनी स्टेट के नीचे एक मैजिकल बीस्ट छुपा कर रखता है। डेरेस की लाश के बचे हुए हिस्सों को देखते हुए एस्टर ने धीरे से माना कि ज़िंदगी में पहली बार उसे डेरेस के लिए थोड़ा अफसोस हो रहा है। आखिर मॉन्स्टर से बड़े हुए ख़ानदान में पैदा होना भी कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती से पास खड़े असली मॉन्स्टर उसकी बात को तुरंत साबित करने पर तुल गया। बीस्ट एक ज़ोरदार दहाड़ के साथ ऊपर से सीधा एस्टर पर झपट पड़ा। एस्टर ने फ़ौरन रिएक्शन दिया। उसने डेमन स्वॉर्ड ग्राम को एक ही स्मूथ स्विंग में घुमा दिया। अगले ही पल बीस्ट का जिस्म अनेक टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। ऊपर खड़े एल्डर्स शौक में खामोश हो गए। एस्टर ने आराम से तलवार वापस रखी और बोला, सिस्टर कूडो का मुकाबले में ये चीज़ ऑनेस्टली इतनी डरावनी भी नहीं है। लेकिन उसी वक्त एस्टर को कुछ अजीब महसूस हुआ। वो धीरे से मुड़ा और फिर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। बीस्ट के बिखरे हुए टुकड़े आपस में जुड़ने लगे थे। गोश्त और हड्डियां खुद को पीस बाय पीस रिकनेक्ट कर रही थीं। एस्टर ने तुरंत सच समझ लिया, ये एक अनडेड क्रिएचर था। बीस्ट ने फिर से गराहट भरी दहाड़ मारी, जिसे फ़ख्र से कह रहा हो कि वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। ऊपर हाइफ्रिड ने केज की सलाखें पकड़कर गुस्से से पूछा, एस्टेट के नीचे अनडेड मॉन्स्टर क्यों रखा हुआ है? ग्रैंड एल्डर ने शांत आवाज़ में जवाब दिया, उसके मुताबिक ये क्रिएचर ज़मीन के नीचे मौत की स्मेल से अट्रैक्ट होकर बंकर में घुस आया था। वो लाशों को खाने के लिए आया था, क्योंकि उसे ना तलवार से मारा जा सकता था और ना आग से जलाया जा सकता था। एल्डर्स ने उसे कैद करने का फैसला किया। फिर बूढ़ा आदमी कैजुअली बोला कि बाद में ये बीस्ट काफ़ी काम का साबित हुआ। इसकी वजह से लाशों को ठिकाने लगाना बहुत आसान हो गया। ये सुनकर कई एल्डर्स के चेहरे पर बेचैनी साफ नज़र आई। एक एल्डर ने फ़ौरन एतराज़ किया। उसने कहा कि एक्सपीरियंस नाइट्स भी अनडेड क्रिएचर को सिर्फ कैप्चर करने में मुश्किल महसूस करते हैं। फिर ग्रैंड एल्डर एक बच्चे को अकेला उसे मारने के लिए क्यों बेच रहे हैं? क्या वो वाकई 7 विंग चाइल्ड को यहाँ मरवाना चाहता है? ग्रैंड एल्डर ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, अगर एस्टर मर गया तो इसका मतलब है वो सिर्फ एक बेकार बकवास करने वाला लड़का था। उसने कहा कि पावर के बिना विंग एम्बलम सिर्फ एक डेकोरेशन है। फिर वो हंस पड़ा और बोला कि अगर एस्टर मर भी गया तब भी इस सिचुएशन को इस्तेमाल करने के कई तरीके मौजूद हैं। उसकी बात सुनकर पूरा कमरा अंडरग्राउंड बंकर से भी ज़्यादा ठंडा लगने लगा। पास खड़े काउंट मेज सब कुछ खामोशी से देख रहा था। अंदर ही अंदर उसने सोचा, इतना ड्रामेटिक एंट्री करने के बाद इतनी आसानी से मत मरना। इसी दौरान एस्टर दोबारा अनडेड बीस्ट की तरफ दौड़ा। वो लगातार डेमन स्वॉर्ड ग्राम से वार करता रहा, लेकिन चाहे जितनी बार वो क्रिएचर को काट देता कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मॉन्स्टर हर बार दोबारा रीजनरेट हो जाता। उसकी हीलिंग एबिलिटी आम अनडेड मॉन्स्टर से कई गुना ज़्यादा थी। एस्टर ने तुरंत सिचुएशन का एनालिसिस किया। अनडेड क्रिएचर शुरू से ही मरे हुए होते हैं। उन्हें पूरी तरह ख़त्म करने के लिए या तो होली पावर से प्योरीफाई करना पड़ता है या सूरज की रोशनी में जलाना पड़ता है, और अगर दोनों ऑप्शन ही ना हो तो स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी एक ही होती है, भागो और किसी और को हैंडल करने दो। लेकिन यहाँ भागना मुमकिन नहीं था, और अगर वो सिर्फ नॉर्मल तरीक़ों पे भरोसा करे तो 7 विंग्स रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अपनी वैल्यू साबित करने के लिए एस्टर ने फैसला किया कि वो इस क्रिएचर को रॉ पावर से क्रश करेगा।
उसने स्वॉर्डग्राम में बेहद ज़्यादा मैजिक भर दी। माना से बनी हुई एक विशाल तलवार हवा में उभर आई। फिर उसने पूरी ताकत के साथ वार किया। ज़मीन के नीचे एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। पूरा बंकर ज़ोर से हिल गया। एक एल्डर दहशत से नीचे देखते हुए बोला, क्या ये 7 विंग्स की ताकत है? बाकी एल्डर्स भी घबरा गए और पूछने लगे कि नीचे आखिर हुआ क्या है। कुछ पल के लिए पूरा अरीना धुएं से भर गया। फिर धीरे धीरे एस्टर धुएं के अंदर से बाहर निकला। ग्रैंड एल्डर ने अफसोस भरी आवाज़ में कहा, कितने अफसोस की बात है। अचानक अंधेरे से अनडेड बीस्ट निकला और अपनी विशाल पंजे से एस्टर को ज़मीन पर दे मारा। एस्टर उसके भारी जिस्म के नीचे संघर्ष करने लगा। हाइफ्रिड घबराकर जोर से चिल्लाया, एस्टर, लेकिन उसी वक्त काउंट मेज ने उसे रोक दिया। शांत लहजे में कहा, इतनी बदतमीजी मत कीजिए कि ट्रायल के बीच बचाने दौड़ पड़े। हाइफ्रिड ने गुस्से से घूरते हुए पूछा, तुम चाहते हो मैं खड़ा होकर उसकी मौत देखता रहूं? मेज मुस्कुराए, रिलैक्स, ध्यान से देखिए, उसके पास अभी भी अपना असली ट्रम्प कार्ड मौजूद है। तभी एस्टर के कानों के पास और गालों पर अजीब मैजिकल मार्किंग्स उभरने लगी। एस्टर के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, अच्छा है, लगता है अब ये प्रॉपरली काम कर रहा है। पहले के मुकाबले में ये अनस्टेबल पावर काफ़ी रिफाइंड लग रही है। अगले ही पल डेमन स्वॉर्डग्राम से क्रिम्सन माना फूट पड़ा। पूरा अंडरग्राउंड चैम्बर दोबारा कांप उठा। एस्टर ने तलवार उठाई और सीधा बीस्ट पर वार कर दिया। मॉन्स्टर के मुंह से खून का फव्वारा फूट निकला। एस्टर ने ठंडी आवाज़ में कहा, अगर एक अटैक काफ़ी नहीं तो मैं तब तक हमला करता रहूँगा जब तक तू हमेशा के लिए नहीं मर जाता। उसके बाद उसने बीस्ट पर लगातार ओवरवेलमिंग मैजिक अटैक्स बरसाना शुरू कर दिए। हाइफ्रिड हैरानी से देख रहा था। टेक्निक के एक हिस्सा उस जैसा था जो उसने खुद एस्टर को सिखाया था, लेकिन दूसरा हिस्सा बिल्कुल अलग था, जैसे एस्टर ने उसकी उम्मीदों से कहीं आगे निकलकर कुछ नया डेवलप कर लिया हो। क्रिम्सन माना पूरे अंडरग्राउंड चैम्बर में बेकाबू होकर फैल गई। विशाल केज टूट गया। ऊपर लटकती जंजीरें जोर से टूटकर बिखर गईं। बीस्ट के अंदरूनी अज़ा ज़मीन पर बिखरने लगे। पास खड़े नाइट्स घबरा गए जब बंकर की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। एक नाइट चीख उठा, पूरा बंकर गिरने वाला है। एल्डर्स जल्दी जल्दी पीछे हटने लगे जब गार्ड्स उन्हें बाहर ले जा रहे थे। इसी दौरान अंडरग्राउंड प्रिजन पूरी तरह तबाह हो गया। धूल और धुआं हर तरफ फैल गया। डरे हुए एल्डर्स उस तबाही को देखकर आपस में फुसफुसाने लगे, तो यही है 7 विंग्स की असल ताकत। ज़मीन लगातार ज़ोर फट रही थी। गिरते हुए अंडरग्राउंड चैम्बर के अंदर धूल, पत्थर और मलबा हर तरफ उड़ रहा था। एक एल्डर घबरा के पीछे गिर गया और खुद को घसीटकर दूर ले गया। वो पैनिक में पूछने लगा कि क्या ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। उसने इधर उधर देखा और हैरानी से पूछा कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। फिर अचानक वो टूटते हुए केज की तरफ दौड़ा और घबरा कर पूछा कि मैजिकल बीस्ट कहाँ गया। ग्रैंड एल्डर खामोशी से पूरी तबाही का जायज़ा लेता रहा। उसने नतीजा निकाला कि एस्टर ने उस अमर अनडेड क्रिएचर को शुद्ध मैजिकल पावर को तूफान में घसीटकर पूरी तरह धूल बना दिया है। ना कोई रिफाइंड टेक्निक, ना कोई ख़ास स्किल, सिर्फ बेपनाह ताकत और रॉ आउटपुट। वो धीरे से बोल उठा, क्या वाकई ये 7 विंग की पावर है? फिर उसने हाइफ्रिड की तरफ देखा और पूछा कि क्या ये सब उसकी ट्रेनिंग का नतीजा था। हाइफ्रिड ने फ़ौरन इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो खुद अपने बेटे की ग्रोथ देखकर शौक में है। तभी काउंट मेज साइड से मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर क्या एस्टर ट्रायल पास कर गया? ग्रैंड एल्डर ने शांत लहजे में सर हिला दिया। उसने कहा कि किसी को एतराज़ नहीं है। मेज तुरंत मलबे की तरफ झुककर चिल्लाया, ओ एस्टर, तुम पास हो गए, अब जल्दी से ऊपर आ जाओ। नीचे एस्टर धीरे धीरे मलबे के बीच खड़ा हुआ और ऊपर देखा। उसने जवाब दिया, नीचे आने वाली चेन शायद मैजिकल वॉर्टेक्स में फंसकर टूट गई हैं। मेहरबानी करके कोई रस्सी नीचे गिरा दें। कुछ देर बाद हालात शांत हो गए। ग्रैंड एल्डर एक प्राइवेट रूम में एस्टर के सामने बैठा था। एस्टर के जिस्म पर पट्टियां बंधी हुई थी, लेकिन वो पूरी तरह शांत खड़ा था। ग्रैंड एल्डर ने पूछा, क्या तुम अपने फैसले को लेकर वाकई यकीनी हो? उसने वार्निंग दी कि अगर ये मौका चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। एस्टर ने आराम से जवाब दिया कि उसे मेन हाउस की सक्सेशन डिस्प्यूट में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने कहा, अगर वो एस्टेट में रह गया तो उसके कज़न्स कभी भी चैन से नहीं रह पाएंगे। उसकी जगह सिर्फ विस्काउंट हाउस में है। ग्रैंड एल्डर ने आंखें सिकोड़ कर पूछा, क्या तुम हम्बल बनने की एक्टिंग कर रहे हो? उसने कहा कि एस्टर की आंखों में छुपी एम्बिशन को वो आसानी से देख सकता है। फिर उसने सीधा सवाल पूछा, क्या तुम एक दिन अपनी तलवार हाउस एम हायम के खिलाफ उठाना चाहते हो, या फिर तुम्हारा निशान रोड्रिक का सर है?
लेकिन उसने फ़ौरन जोड़ दिया कि एस्टर को इतना गार्ड रहने की ज़रूरत नहीं। फ़िलहाल उसका एस्टर के असली इरादों को जानने पहचानने का कोई इरादा नहीं था। एस्टर ने पूछा, फिर रेबल्स को दुश्मन क्यों नहीं माना जा रहा? ग्रैंड एल्डर हल्का सा मुस्कुराया। उसने जवाब दिया कि हाउस एम हायम कोई एक जिस्म नहीं है। रॉड्रिक अपनी सोच में हद से ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका है। अगर एस्टर की मौजूदगी उसे कंट्रोल में रखती है तो ये बुरी बात नहीं, लेकिन अगर एस्टर कभी एल्डर्स के खिलाफ खड़ा हुआ तो सब कुछ बदल जाएगा। एस्टर खामोशी से रूम से बाहर निकल गया। अंदर ही अंदर उसने सोचा कि यह बुढ़ा वाकई एम हायम का असली मॉन्स्टर है। बाहर हाइफ्रिड उसका इंतज़ार कर रहा था, जबकि काउंट मेज पास ही खड़ा था। हाइफ्रिड ने पूछा, एल्डर्स ने क्या फ़ैसला किया? एस्टर ने जवाब दिया, उन्होंने मुझे मेन हाउस ज्वाइन करने की ऑफ़र दी थी। मैंने मना कर दी। हाइफ्रिड थोड़ा सरप्राइज़ हुआ। मेज़ ने अफसोस भरी सांस ली। कितनी शर्म की बात है। मेन हाउस तुम्हें काफ़ी बेहतर ज़िंदगी दे सकता था। एस्टर ने उसकी तरफ देखकर पूछा, आपने मेरी मदद क्यों की? मेज़ ने कंधा उचका दिया। बस एक बदतमीज़ बच्चे को तंग करने का मन था। एस्टर की आंखें शक से तंग हो गई। मेज़ उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। फिर बोला, आज से तुम ऑफिशियली 7 विंग्स के चाइल्ड हो, नाम में भी और हकीकत में भी। पास खड़े कई नोबल्स धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और कुछ लोग उससे डर रहे थे। कुछ उसे हासिल करना चाहते थे और कुछ उसे तुरंत ख़त्म कर देना चाहते थे। मेज़ ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ 7 विंग्स का नाम ही पूरी सियासी बैलेंस को हिला देने के लिए काफ़ी है। उसने वार्निंग दी कि अब से और भी लोग एस्टर को इस्तेमाल करने या उसका शिकार बनाने की कोशिश करेंगे। एस्टर ने सीधा पूछा, और आप? क्या आप भी उनमें से एक हैं? एक पल के लिए मेज़ रुक गया, फिर ज़ोर से हंस पड़ा। मैं तो बस नाइट एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। टैलेंटेड स्टूडेंट कलेक्ट करना मेरी जॉब है। उसने एल्डर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, वैसे ये लोग भी बिल्कुल वही सोच रहे हैं। जाने से पहले उसने कहा, एकेडमी में फिर मुलाकात होगी। एस्टर उसे दूर जाते हुए देखता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि मेज़ उसका एले है या उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक कोई चीज़। तभी हाइफ्रिड ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चलो घर चलते हैं। तुम्हारी बहनें ये सब सुनकर पागल हो जाएंगी। एस्टर हंस पड़ा। अम्मी तो मेरी इंजरीज देखकर बेहोश ही हो जाएंगी। इसी दौरान मेन हॉल में रॉड्रिक को सारी खबर मिल चुकी थी। एक नाइट उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। उसने रिपोर्ट दी कि लॉर्ड जीनेथ के ट्रायल के दौरान डेरेस मर गया। रॉड्रिक ने शांत आवाज़ में कहा, समझ गया। फिर उसने पूछा, हाइफ्रिड के बच्चे का क्या हुआ? बाकी एल्डर्स ने क्या फैसला किया? नाइट एक पल के लिए झिझक गया। रॉड्रिक की ठंडी रिएक्शन देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे अपने बेटे की मौत की परवाह है। नाइट ने धीरे से जवाब दिया, 7 विंग्स मैनिफेस्ट हो गए हैं। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, कि आप पहले से जानते थे? रॉड्रिक ने बेपरवाही से कहा, उसे रहने दो। अगर हाउस मेन एम हायम इतनी कमज़ोर होती कि इस बात से टूट जाती तो बहुत पहले टूट चुकी होती। उसने आगे कहा, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। 7 विंग्स आखिरकार मेरे ही होंगे। फ़िलहाल उस बच्चे को आज़ादी से ग्रो करने दो। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक चमक रही थी। मैं देखना चाहता हूँ कि जिस बच्चे को मैंने कभी जाने दिया था वो कितनी दूर तक संघर्ष करता है। 4 साल बाद दरअसल नाइट एकेडमी की एंट्रेंस पर हज़ारों लोगों की भीड़ जमा थी। हर तरफ एप्लीकेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में खड़े थे। एक क्लर्क ज़ोर से इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, एकेडमी एग्ज़ाम के दौरान होने वाली किसी भी इंजरी की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। फॉर्म साइन कीजिए और अपना विंग एम्बलम दिखाकर मैजिकल एबिलिटी वेरीफाई करवाएं। इसी वक्त एक जवान आगे बढ़ा, एस्टर एफ एम हायम। रिसेप्शनिस्ट ने उसका नाम देखते ही लिखना बंद कर दिया। एम हायम? वो हैरानी से सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। तभी एस्टर ने बिल्कुल शांत लहजे में पूछा, क्या विंग एम्बलम दिखाना ज़रूरी है? फिर हल्का सा मुस्कुराया। प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ी ऑकवर्ड जगह पर है। उसने गर्दन झुकाकर मासूमियत से पूछा, तो क्या मैं सिर्फ अपना चेहरा दिखाकर काम चला सकता हूँ? एकेडमी के मैसिव ग्राउंड पर हज़ारों एग्जामिनीज जमा थे। एस्टर भी भीड़ के बीच आकर खड़ा हो गया। तभी पीछे से एक बुलंद आवाज़ गूंजी, ओए तुम! एस्टर ने मुड़कर देखा। एक सीनियर स्टूडेंट विगर स्मिथ उसकी तरफ उंगली करके खड़ा था। उसने एस्टर को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, ये इतनी स्मग दिखने वाला नया बंदा कौन है? एस्टर ने शांत नज़रों से उसकी तरफ देखा। स्मिथ ने कहा कि उसने एस्टर को पहले कभी नहीं देखा। फिर उसने पूछा कि वो किस नोबल हाउस से बिलोंग करता है। अगले ही पल उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान आ गई। कहीं तुम गलत जगह तो नहीं आ गए? उसने गर्व से अपने सीना फुलाकर कहा, ये एग्ज़ाम वेन्यू सिर्फ एलीट नाइट्स के लिए है, किंगडम नाइट्स कैडेट सिलेक्शन एग्ज़ाम। यहाँ सिर्फ सबसे बेहतरीन लोग खड़े होने का हक रखते हैं।
एस्टर ने पूरी तरह मुड़ने की भी ज़रूरत नहीं समझी। उसने बेपरवाही से जवाब दिया, अगर ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्मिथ का चेहरा फ़ौरन चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, हम सब ने सालों तक ट्रेनिंग की है, बार बार फेल हुए हैं, खून पसीना बहाया है, सिर्फ यहाँ खड़े होने के लिए। फिर उसने एस्टर की कमर से लटकती डायमंड स्वॉर्डग्राम की तरफ इशारा किया। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये छोटी सी तलवार लेकर तुम क्या करोगे? ये जगह किसी बच्चे के टॉय वेपन के लिए नहीं है। ड्रामे से हाथ हिलाकर उसने कहा, टूरिज्म करने आए हो तो घर वापस चले जाओ। पास खड़े स्टूडेंट धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। एक लड़के ने थक कर कहा, स्मिथ फिर से न्यू कमर्स को बुली करना शुरू कर चुका है। लगता है ये उसका फेवरेट एनुअल हॉबी है। दूसरा स्टूडेंट घबरा कर बोला, लेकिन जिस बंदे को वो तंग कर रहा है, कहीं वो 7 विंग्स वाला एस्टर तो नहीं? जैसे ही स्मिथ ने 7 विंग सुना, उसका चेहरा जम गया। बिल्कुल उसी वक्त हालात उसके लिए और ख़राब हो गए। गुरियोन वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी, बिल्कुल ऐसे जैसे वो एक परफेक्ट कज़न हो और उसके दिल में किसी को कत्ल करने का कोई इरादा ना हो। गुरियोन ने मुस्कुराते हुए कहा, एस्टर काफ़ी वक्त हो गया। एस्टर ने शांति से जवाब दिया। गुरियोन हंस पड़ा। वैसे किसी को पता ही नहीं तुम असल में पैदा कहाँ हुए थे, तो मैंने सोचा कज़न ही बुला लेता हूँ। एस्टर ने बेपरवाही से कहा, डैरस के साथ जो हुआ अफसोस की बात है। गुरियोन ने फौरन हाथ हिला दिया। उस जलील आदमी की फिक्र मत करो, सच कहूँ तो उसकी मौत के बाद मुझे काफ़ी सुकून मिला है। उसने हंसकर बताया कि डैरस सैलोन से सिर्फ इसलिए सुपीरियर बनता फिरता था क्योंकि वो 1 साल पहले पैदा हुआ था। डैरस मुझे भी इरिटेट करता था। फिर उसकी मुस्कान हल्की सी तीखी होगी, लेकिन 7 विंग्स होने की वजह से मेन हाउस के लोगों को अंडर एस्टिमेट ना करना। ये एकेडमी अलग है, यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। अपनी खतरनाक फैमिली ग्रीटिंग देकर गुरियोन वहाँ से चला गया। पास खड़े एग्जामिनीज पैनिक करने लगे। एक ने धीरे से कहा, 2 एमहायम एक ही एग्जाम में, हम सब की किस्मत ख़राब है। दूसरा फुसफुसाया, मेन हाउस और ब्रांच हाउस तो अभी भी जंग के करीब हैं। इस दौरान स्मिथ के माथे पर पसीना आ गया। उसने धीरे से कहा, मुझे किसी स्कैरी फैमिली फ्योर्ड में नहीं फंसना। फिर उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर पूछा, आप वाकई वही एमहायम है? एस्टर हल्का सा मुस्कुराया, मुझे सिर्फ एस्टर बुलाओ, बस इतना सुनना था। स्मिथ की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंस्टेंट हो गई। उसका लहजा अचानक बहुत शरीफ हो गया। थोड़ी देर बाद सब एग्जामिनीज पहले एग्जामिनेशन फील्ड में जमा हो गए। एक इंस्ट्रक्टर टेरेस पर खड़ा था। उसने ज़ोर से कहा, मुबारक हो, तुम सब यहाँ तक पहुँच गए हो। फिर उसने एप्लीकेंट्स की हिम्मत और पैट्रियोटिज्म की तारीफ की। उसने बताया कि किंगडम नाइट्स आम प्रोविंशियल नाइट्स से बिल्कुल अलग होते हैं। वो सीधा राजा की हिफाजत करते हैं। वो क्राउन की तलवारें हैं, अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार। इसलिए किंगडम को कुंद और बेकार तलवारों की ज़रूरत नहीं। उसने सबको हुक्म दिया, आज के एग्ज़ाम को बैटलफील्ड समझो और अपनी असली कीमत दिखाओ। भीड़ के बीच खड़े एस्टर ये सब सुनकर अंदर ही अंदर सोचने लगा, कितनी बकवास स्पीच है। लेकिन फिर भी उसने माना, आखिर वो दोबारा इस जगह लौट आया था। एक वक्त था जब उसके पास विंग्स ही नहीं थे। उस वक्त उसे ये रास्ता चलने का हक भी नहीं मिला था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। इस एग्ज़ाम के बाद उसके सामने असली ताकत की दुनिया थी। वो दुनिया जो कभी उसके पहुंच से बाहर थी। उस दुनिया की चोटी पर भी एक आदमी खड़ा था, किंगडम नाइट कमांडर रोड्रिक ए एमहायम। एस्टर ने खामोशी से कसम खाई, मैं जल्दी तुम तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये एग्ज़ाम पास करना होगा। तभी इंस्ट्रक्टर ने हाथ उठाया। फर्स्ट एग्जामिनेशन शुरू होती है। अगले ही पल आसमान से तीरों की बारिश शुरू हो गई। एक तीर एस्टर के पीछे खड़े एक एग्जामिनी के सर में जा घुसा। लड़का तुरंत ज़मीन पर गिर गया। पूरा क्राउड पैनिक में फट पड़ा। इंस्ट्रक्टर ने शांति से अनाउंसमेंट की, ट्रायल ऑफ द एरो टावर। जो सबसे आखिर तक खड़ा रहेगा वही जीतेगा। हज़ारों तीर बेरहमी से आसमान से गिरते रहे। कई एग्जामिनी पहले ही पल में ज़ख्मी हो गए। कुछ लोग घबराकर चीखने लगे, हम मर जाएंगे। दूसरे लोग ग्रुप बनाकर शील्ड और वेपन से तीरों को रोकने की कोशिश करने लगे। इंस्ट्रक्टर ने देखकर कहा, कम से कम रिपीट एग्जामिनीज को बेसिक याद हैं, लेकिन फिर भी सर्वाइवल रेट सिर्फ 3% के आसपास था। उसने समझाया, आम डिफेंसिव मेथड काफ़ी नहीं, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चाहिए, वही जो सिर्फ विंग एम्बलम होल्डर्स हासिल कर सकते हैं। इस दौरान स्मिथ जान बचाने के लिए तीरों से बच रहा था। फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जमा दिया। एस्टर बैटलफील्ड के बीच बिल्कुल सीधा खड़ा था, ना कोई मूवमेंट, ना पैनिक, ना डिफेंस, कुछ भी नहीं। स्मिथ की आंखें फट गईं।
दूर खड़ा गुरियोन भी एस्टर को देख रहा था। अंदर ही अंदर उसने दुआ की, बस तीरों का ह्यूमन हेडजहोग बन जा। लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। तीरों का एक विशाल लहर सीधा एस्टर की तरफ आई। एस्टर ने आराम से डेमन स्वॉर्डग्राम निकाली और उसने आसमान की तरफ उठाई। लाल मैजिक पावर उसके आसपास फट पड़ी। सारे तीर उसके टकराने से पहले ही दूर उछल गए। पूरा बैटलफील्ड शोक में जम गया। क्या उसने सारे तीर अकेले रोक दिए? कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? हर तरफ हैरानी की आवाज़ें गूंजने लगी और फिर एस्टर ने शांति से आसमान की तरफ देखा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। बस इतना ही। फिर उसने ज़ोर से कहा, सारे तीर मेरी तरफ भेजो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। तेज़ लाल माना पूरी बैटलफील्ड में फैल गया। हर तरफ घूमती हुई मैजिकल एनर्जी ने आने वाला हर तीर हवा में उड़ा दिया। गुरियोन खुद आसपास गिरते तीरों को रोकने में लगा हुआ था। उसने एस्टर की तरफ देखा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये किस किस्म का मॉन्स्टर है? एक भी तीर एस्टर तक नहीं पहुंच रहा था। ऊपर टेरेस पर खड़ा इंस्ट्रक्टर सब कुछ गौर से देख रहा था। उसने तुरंत समझ लिया कि एस्टर अपनी रिलीज़ की हुई माना को घुमाकर एक ज़बरदस्त एयर फ्लो बना रहा है। दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे एस्टर किसी रेजिंग स्टॉर्म के बीच खड़ा हो। कुछ देर बाद स्मिथ और उसके दूसरे एग्जामिनीज थककर ज़मीन पर बैठ गए। स्मिथ ने सांस छोड़ते हुए पूछा, क्या आखिरकार ख़त्म हो गया? इंस्ट्रक्टर ने बचे हुए कैंडिडेट्स का जायज़ा लिया। उसकी उम्मीद से ज़्यादा लोग बच गए हैं, लेकिन ठीक है। फिर उसने ज़ोर से कहा, तुम सबको मुबारक हो। आसपास देखो, जो लोग अभी भी खड़े हैं उन सब ने फर्स्ट एग्जामिनेशन पास कर ली है। लोगों ने राहत की सांस ली थी कि इंस्ट्रक्टर ने अगला झटका दे दिया और आराम करने का वक्त नहीं है। मेरे साथ चलो, सेकंड एग्जामिनेशन अभी शुरू होगी। स्मिथ ने दर्द भरी आवाज़ में कराहा, ये आदमी इंसान नहीं है, शैतान है। तीरों की बारिश से बचना ही काफ़ी टॉर्चर था। एस्टर ने सीधा पूछा, सीनियर्स इतनी जल्दी थक गए? स्मिथ ने उसे घूर कर देखा, तुम इतने कैजुअली कैसे बात कर सकते हो? अभी अभी एरोस्टॉर्म सर्वाइव किया है। ऊपर इंस्ट्रक्टर अभी भी एस्टर को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने नोट किया कि एस्टर ने बेहद ज़्यादा माना रिलीज़ की थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकन के एक भी निशान नहीं है। इंस्ट्रक्टर के दिल में क्यूरियोसिटी जाग गई। मैं देखना चाहता हूँ रियोमर्ड सेवन विंग्स असल बैटल में क्या कर सकता है। दूसरी तरफ गुरियोन खामोशी से अपनी माँ की बात याद कर रहा था। उसकी माँ ने उसे हुक्म दिया था, किसी भी कीमत पर एस्टर को किंगडम नाइट मत बनने देना। ये हाउस एम हायम के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। कुछ देर बाद सब पार्टिसिपेंट्स दोबारा जमा हो गए। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें बताया कि सेकंड एग्जामिनेशन में फेयरनेस मेंटेन करने के लिए सब एक जैसे स्वॉर्ड इस्तेमाल करेंगे। ओरिएंटेशन से पहले हर पार्टिसिपेंट को अपना वेपन एक्सचेंज करना होगा। एक गार्ड आया और स्मिथ की तलवार ले गया। स्मिथ ने नाक सिकोड़ी, क्या बकवास रूल है? एस्टर ने पूछा, पहले भी ऐसा होता था? स्मिथ ने कंधे उचा दिए, नॉर्मली सब नाइट सिमिलर स्वॉर्ड ही यूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि इंस्ट्रक्टर्स असल में तुम्हारी अजीब सी तलवार से परेशान हैं। फिर गार्ड एस्टर के पास आया और उससे ग्राम ले गया। एस्टर ने रिप्लेसमेंट स्वॉर्ड हाथ में ली। कुछ सेकंड्स बाद उसने सोचा, ये तलवार मुझे उस मर्चेंट से भी बहुत कम ट्रस्टवर्थी लग रही है जो डिस्काउंट देने के वादा करता है। पार्टिसिपेंट्स अगले एरिया की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गुरियोन कुछ फॉलोअर्स के साथ एस्टर के पास आया। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुमने एक रिटेनर भी हासिल कर लिया। एस्टर रुक गया। स्मिथ फौरन बोल पड़ा, रिटेनर? कौन रिटेनर? गुरियोन ने उसे पहचान लिया, हाउस स्मिथ का हायर। फिर वो उसके करीब झुक गया। उसकी आवाज़ धीमी हो गई, गलत साइड चूज़ करोगे तो तुम जैसे थर्ड रेट कंट्री साइड नोबल को बहुत तकलीफ होगी। स्मिथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उस वक्त वो दुनिया की किसी भी जगह होना पसंद करता, बस वहाँ नहीं। उसने जल्दी जल्दी कहा, मेरा एस्टर से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पीछे से एस्टर की आवाज़ आई, यहाँ का एटमॉस्फेयर अचानक इतना ख़राब क्यों हो गया? इंस्ट्रक्टर ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। उसने सेकंड एग्जामिनेशन के रूल समझाने शुरू किए। फर्स्ट टेस्ट ऑफेंस और डिफेंस को मैयर करना था। सेकंड टेस्ट एक टीम बैटल होगी। लोकेशन फॉरेस्ट। पार्टिसिपेंट्स को 3 टीम्स में डिवाइड किया जाएगा। हर टीम के पास एक कैंप और एक फ्लैग होगा। अगर किसी टीम का फ्लैग एनिमी प्लेटफॉर्म पर लगा दिया गया तो उस बेस को ऑक्युपाइड माना जाएगा। शाम की घंटी बजने तक जो टीम 2 या उससे ज़्यादा बेसिस कंट्रोल करेगी वही विनर होगी। फ्लैग्स को डिस्ट्रॉय करना या चोरी करना मना था।
बाकी सब अलाउड है। फिर इंस्ट्रक्टर ने पहले दिए गए स्वॉर्ड की तरफ इशारा किया। उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। वैसे इन तलवारों को तुम अपने एनिमीज़ को काटने और मारने की ऑफिशियल परमिशन समझ सकते हो। अचानक ही एग्जामिनीज़ को तीरों वाले एग्ज़ाम याद आने लगे। कम से कम उसमें लोग सीधा मरने की परमिशन तो नहीं दे रहे थे। इंस्ट्रक्टर ने ब्लू, रेड और येलो फ्लैग्स दिखाए। फिर टीम्स अनाउंस कर दी गईं। गुरियोन गया रेड टीम में, कुछ दूसरे लोग येलो टीम में गए और एस्टर ब्लू टीम में असाइन हुआ। उसके साथ स्मिथ और कुछ और एग्जामिनीज भी थे। कुछ ही देर बाद आसमान में स्मोक सिग्नल उठ गया। एस्टर ने उसे देखते ही पहचान लिया। एग्ज़ाम ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। उसने अपने हाथ में पकड़े ब्लू फ्लैग को देखा। 3 कैंप्स, 3 टीम्स। जीतने के लिए कम से कम 2 कैंप्स कंट्रोल करने होंगे, जिसमें अपना कैंप भी शामिल होगा। स्मिथ को अचानक एक बात समझ आई। उसने हैरानी से पूछा, 1 मिनट, इसका मतलब सिर्फ एक टीम पास करेगी? एस्टर ने सर हिला दिया, बिल्कुल। पास खड़ा एक टीम मेट घबरा गया, लेकिन इसका मतलब हमें हाउस एम हायम से लड़ना पड़ेगा? एक और लड़का बदकिस्मती को कोसने लगा। एस्टर ने उलझन से पूछा, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? स्मिथ ने उसका अजीब नज़रों से देखा, तुम्हें वाकई समझ नहीं आ रहा। उसने समझाया, सब लोग हाउस एम हायम के बदले से डरते हैं। हमारा ओपोनेंट मेन फैमिली का यंग मास्टर है, चाहे ये सिर्फ एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। अगर हमने उस पर तलवार उठाई तो हमारा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। सबसे बुरे केस में हमारे रिटेनर्स और पूरी फैमिली भी सफ़र कर सकती है। कोई भी हाउस एम हायम का दुश्मन नहीं बनना चाहता। एस्टर ने सीधा पूछा, तुम लोग बैटल शुरू होने से पहले ही गिव अप कर रहे हो? स्मिथ ने ठंडी सांस भरी। एग्ज़ाम अगले साल फिर दी जा सकती है, लेकिन बर्बाद ज़िंदगी रिप्लेस नहीं की जा सकती। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारे जैसे लोग कमज़ोर लोगों की फीलिंग नहीं समझ सकते। एस्टर अकेला ही जंगल के अंदर चला गया। उसे आयरनी महसूस हुई। टीम बैटल में भी वही फिर से अकेला रह गया, लेकिन वो उन लोगों का डर भी समझता था। हाउस एम हायम अब एक ट्रेनिकल क्लान बन चुका था और गुरियोन उस खौफ की चलती फिरती मिसाल था। एस्टर को स्मिथ की बातें याद आईं। बाहर के लोगों की नज़रों से देखा जाए तो वो भी एम हायम के बाकी लोगों जैसा ही लगता होगा। जब वो जंगल में आगे बढ़ रहा था, उसने कुछ अजीब महसूस किया। सब कुछ हद से ज़्यादा खामोश था। ना लड़ाई की आवाज़, ना तलवारों की तकराहट, ना चीखें, और वो रुक गया। क्या सब लोग इतने कॉशियस हैं या फिर कुछ और चल रहा है? तभी उसकी नज़र आगे खड़े एक येलो हेयर्ड लड़के पर पड़ी। लड़का उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अकेले आओगे। लेकिन वैसा ही हुआ जैसा प्रेडिक्ट किया गया था। एस्टर ने फ़ौरन कुछ अजीब नोटिस किया। उस लड़के के पास उसकी टीम का फ्लैग था और वो नीचे गिरा हुआ था। येलो टीम का फ्लैग। लड़का बेपरवाही से बोला, अचानक मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम आ गया है। फिर उसने येलो फ्लैग हवा में उछाल दिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, इसलिए सोचा कुछ देर तुम मेरे साथ दे दो। एस्टर उसे घूरता रह गया, पूरा कंफ्यूज्ड। इसी वक्त जंगल के दूसरे हिस्से में गुरियोन अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर भरपूर कॉन्फिडेंस था। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, आज मैं अपने प्यारे कज़न को दिखाता हूँ हाउस एम हायम असल में कैसे लड़ता है।